एक विवाह है सभी सीजन 2 का अंतिम भाग। अब तक हमने पढ़ा है कि मोमो ने खुश होते हुए कहा, काजू काजू काजू, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड रुचिका मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। काजू हल्की सी मुस्कुराकर बोली, अच्छी बात है। अब आगे, मम्मा क्या तनु वहाँ पर है? मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ उसे फ़ोन दीजिए ना। मोमो, तनु तो घर पर नहीं है, ताज उसे लेने गया है, जब वो आएगी तब मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। काजू ने ठीक है कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। काजू ने खुद से कहा, अब मुझे ये सब जैनिल को बताना ही होगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। काजू जैनिल को ढूंढने बाहर गई, लेकिन बीच में ही निशा मिल गई। काजू ने उसे नमस्ते किया तो रानी साहब बोली, क्या आप किसी की तलाश कर रही हैं? काजू ने थोड़ा परेशान भाव में कहा, जी मैं जैनिल को ढूंढ रही हूँ। रानी साहब, वो तो बाहर है, या तो आप वहाँ जाओ या फिर उसके आने का इंतज़ार करो। काजू, नहीं मैं वहाँ चली जाती हूँ। रानी जी मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई। काजू महल से बाहर आई, सब और अंधेरा था, कहीं कोई दीपक की रोशनी थी। काजू ने दूर से ही देखा कि जैनिल किसी से बात कर रहा था। काजू जल्दी जल्दी उसे और बढ़ने लगी। वो महल से काफ़ी दूर आ गई, तब जाकर उसे जैनिल का साफ दिखाई दिया, लेकिन वो भी उसकी पीठ थी। काजू अब और जल्दी चलने लगी। वो जैनिल के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने जैनिल के कंधे पर हाथ रखा तो वो मुड़ गया। जैसे ही काजू ने उसे देखा, काजू की आंखें हैरानी से फैल गई। जैनिल यहाँ कमरे में आया तो उसे काजू दिखाई नहीं दी। जैनिल मनु के कमरे में गया। मनु ने कहा कि उसने तो काफ़ी देर से काजू को नहीं देखा था। जैनिल मनु के रूम से जैसे ही बाहर निकला, उसे रानी सा वहीं मिल गई। रानी सा, अरे जैनिल तुम यहाँ हो? काजू तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जैनिल, हाँ, लेकिन वो है कहाँ? मुझे तो दिख ही नहीं रही। सारा महल छान मारा। रानी सा, लेकिन वो तो बाहर गई थी, तुम वहाँ किसी से बात कर रहे थे। मैंने उसे तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। पता नहीं क्या ज़रूरी काम था उसे तुमसे। जैनिल ने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन मैं तो बाहर गया ही नहीं। अब सब काजू को लेकर परेशान हो गए। सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन काजू किसी को भी नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं दी, ना वो फ़ोन पिक कर रही थी। जैनिल थक कर अपने कमरे में आया। उसने राज को कॉल करने के लिए फ़ोन लिया ही था कि उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। जैनिल ने उसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन तभी उसे लगा कि शायद काजू हो, इसीलिए जैनिल ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही सामने से एक आदमी की आवाज़ आई। वो बोला, कैसे हो मेजर? मेजर? कैसे मेजर हो तुम? अपनी बीवी का ध्यान नहीं रख सकते? सो सैड, बेचारी ना जाने कैसी होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। जैनिल ने महसूस किया कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी थी। जैनिल कुछ बोलने को हुआ ही था कि सामने वाला आदमी फिर बोला, सुन बे, तेरी बीवी ना ने तेरी माँ को तो छुड़ा लिया, लेकिन अब खुद को और अपनी बहन को कैसे छुड़ाएगी? जैनिल समझ गया ये सब विकास ने किया है, उसने ही काजू को उठवाया है। जैनिल कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन कट गया। जैनिल ने गुस्से में फ़ोन को दीवार पर दे मारा, जिससे फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैनिल बाहर आया ही था कि मानो ने गाड़ी तैयार कर रखी थी। दोनों जा ही रहे थे कि मनु भी उसके साथ चलते ही हुए बोली, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी चलना है। जैनिल और मानो ने उसे रोकना चाहा, लेकिन मनु उन दोनों से पहले जाकर गाड़ी में बैठ गई और मुंह घुमा लिया। काजू, तनु और ताज तीनों एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके थे जहाँ से निकलना शायद ही मुमकिन हो। जैनिल, मानो और मनु काजू को ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन जैनिल जानता था कि उन्हें कहाँ जाना है और ना ही मानो जानता था। वो दोनों बस चले जा रहे थे। जैनिल ड्राइव कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जैनिल ने स्क्रीन पर देखा तो सुधीर नाम फ्लैश हो रहा था। जैनिल ने गाड़ी साइड में लगाई और फ़ोन पिक किया। सुधीर, जैनिल, ताज और तनु दोनों गायब हैं। लेकिन जैनिल चौंक पड़ा। उसने हैरानी से कहा, गायब हैं का क्या मतलब है? फ़ोन करो और पूछो उन्हें। सुधीर, तनु का किडनैप हो गया था और ताज उसे ढूंढने गया था, लेकिन वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उनका फ़ोन लग रहा है। जैनिल कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, कोई आइडिया? कौन कर सकता है ये? जैनिल सुधीर को काजू के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन तभी मानो ने उसे कंधे पर हाथ रखकर गर्दन हिला दी। जैनिल ने आगे कुछ नहीं कहा तो सुधीर आगे बोला, तेरे घर में जो आंटी काम करती थी, तनु उनको लेने गई थी, वो तो वापस आ गई हैं, लेकिन तनु वहीं रह गई। वो विकास के बारे में बोल रही थी कि वो ही लेकर गया होगा। जैनिल ने थोड़े हैरानी के भाव में कहा, उन आंटी को विकास के बारे में कैसे पता चला? कहीं वो जैनिल ने बात अधूरी छोड़ दी। तभी सुधीर का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। जैनिल ने फिर से कोशिश करी, लेकिन सुधीर का फ़ोन बंद आने लगा। जैनिल ने गाड़ी स्टार्ट करी और चला गया। विकास तनु को रूम में ले आया ही था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पिक करके कान में लगाया और फिर खुश होकर फ़ोन को कट करके बोला, वेल, आज तेरी बहन ने तुझे बचा लिया, बहुत जल्द वो यहाँ आने वाली है। विकास जाने लगा तो
पीछे से तनु ने गुस्से से कहा, मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। विकास गुस्से में पीछे मुड़ा तो तनु उसके सामने खड़ी थी। विकास अचानक तनु को अपने सामने देख सकपका गया। तभी तनु ने उसके नाक पर जोरदार मुक्का जमा दिया। विकास वहीं गिर गया। तनु जल्दी से बाहर आई और रूम को बंद कर दिया। तनु अब एक कर सभी कमरों को देखने लगी। इनमें से किसी में भी ताज नहीं था। अब एक रूम बचा था। तनु ने उसे खोला तो पाया यहाँ बहुत अंधेरा था। तनु ने लाइट्स ऑन की और देखा ताज पेट के बल पड़ा हुआ था। वो बेहोश था। उसके सिर पर लगा खून सूख चुका था। तनु ने ताज के गाल को थपथपाया और उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन ताज ने कोई हरकत नहीं करी। अब तनु ने इधर उधर देखा। उसकी नज़र पानी के जग पर गई। तनु ने पानी ताज के चेहरे पर उड़ेल दिया, जिससे ताज को थोड़ा होश आया। ताज को तनु धुंधली सी दिखाई दे रही थी। अब तनु ताज के सिर के पास बैठकर उसे उठाते हुए बोली, ताज उठो उठो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, प्लीज़ उठो। ताज ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और उठ गया। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। तनु ने खिड़की से झांक कर देखा तो 2 आदमी अंदर की ओर बढ़ रहे थे। एक ने काजू को गोद में ले रखा था तो जो कि बेहतर थी। काजू को देख तनु की आंखें फटी की फटी रह गई। तनु जल्दी से ताज के पास आई और बोली, हमारी इन लोगों से क्या दुश्मनी है जो ये हम सबके पीछे पड़े हैं। ताज ने कुछ नहीं कहा तो तनु आगे बोली, नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। काजू को छोड़कर हम नहीं जा सकते। ताज ने झट से तनु को देखकर कहा, काजू यहाँ क्या करने आएगी। तनु ने बाहर की ओर इशारा किया तो ताज ने भी दोनों आदमियों को देखा। तभी सहसा ताज ने कहा, दुश्मनी तुम लोगों से नहीं, हम लोगों से है इनकी। तनु ने ताज को देखकर लंबी सांस ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ देर तक ताज और तनु वहीं खड़े कुछ सोचते रहे। तभी तनु बोली, अब हम यहाँ से जाएंगे कैसे। ताज, तनु, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मैं काजू को लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ यहाँ से। तनु थोड़े गुस्से और हैरानी के भाव से बोली, तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हें चोट लगी है और मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। ताज, तनु, ये समय बात करने का नहीं, भागो यहाँ से। तनु ने ताज को घूरते हुए कहा, नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। ताज ने लंबी सांस लेकर कहा, ये लोग बहुत खतरनाक है तनु, समझने की कोशिश करो। तनु, मेरी बहन उन खतरनाक लोगों के पास है और मैं उसे छोड़कर चली जाऊं। तनु की बात पूरी होने से पहले ही ताज ने भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बोला, चुप, कोई और आ रहा है इधर। तनु चुप हो गई तो ताज ने लाइट्स ऑफ कर दी और दोनों एक ओर जाकर खड़े हो गए। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ताज और तनु ने कोई रिएक्ट नहीं किया। बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई, देखो, हम जानते हैं तुम दोनों यहीं हो। अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो बिना कुछ किए बाहर आ जाओ, वरना। तनु झट से ताज से दूर होकर दरवाजे के पास पहुंच गई। तभी ताज ने उसे पीछे खींचकर धीमे से कहा, पागल हो गई हो क्या, वो लोग तुम्हें मार देंगे। तनु ने अपना हाथ खींच लिया। फिर बोली, अगर नहीं गई तो वो काजू के साथ ना जाने क्या करेंगे। तनु बाहर आ गई तो साथ ही ताज भी बाहर आ गया। बाहर विकास गुस्से से तनु को घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे उसके दोनों दोस्त थे जो काजू को लेकर आए थे। वहाँ सब थे, लेकिन काजू दिखाई नहीं दे रही थी। विकास तनु के ठीक सामने आ गया। तनु ने उसे घूरने लगी तो विकास ने ताली बजाते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुझे, मौत सिर पर खड़ी है और तुझमें अभी भी अकड़ बाकी है। तनु ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी बहन कहाँ है। विकास ने असमंजस से कहा, कौन बहन बे। तनु विकास को अब और ज़्यादा गुस्से से देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी विकास ने अपनी दोनों भूँ उचकाकर कहा, वो तेरी बहन है क्या। मुझे तो लगा था वो जैनिल की पत्नी है, लेकिन यहाँ तो एक रिश्ता और निकल आया। चलो अच्छा है। विकास कुछ देर रुका, फिर बोला, देखो, मेरी तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। तूने मुझ पर हाथ उठाया जो तेरी बहन, बड़ी गलती थी और लड़कियों की एक गलती मैं माफ़ कर दिया करता हूँ। विकास ताज को देख कुटिल मुस्कान लिए बोला, ताज से ज़्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता इस बात को। विकास ताज की ओर बढ़ता हुआ बोला, क्यों, सही कहा ना मैंने। ताज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने विकास को एक घूंसा मारा तो विकास गिरते गिरते बचा। ताज और मारने वाला था कि पीछे से 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अब विकास ने ताज के मुंह को पकड़कर उसे कसते हुए कहा, क्यों बे, भूल गया पिछली बातें। ताज ने विकास को फिर से लात मारी, जिससे विकास गिर गया। अब ताज बोला, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। तूने इतने पाप किए हैं कि फांसी से बढ़कर कोई सज़ा हो वो तुझे ही मिले। विकास उठा ही था कि एक आदमी ने आकर ताज के मुंह पर जोरदार पंच जमा दिया, जिससे ताज
के होठों से खून बहने लगा। तनु ताज को देखकर चिल्लाई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब विकास ने ताज के बालों को पकड़कर कहा, एक बार फिर से वही सब देखना चाहता है ना? पहले तेरी बहन और अब तेरी मासूका। विकास तनु की ओर बढ़ने लगा तो ताज ने विकास को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तूने उसे छुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विकास पर ताज की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तनु की ओर लगातार बढ़ रहा था। ताज उसे रोकने की कोशिश में छटपटा रहा था, लेकिन ना तो वो उन लोगों की गिरफ्त से छूट पा रहा था, ना ही उसमें इतनी हिम्मत बची थी, क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी। चोट के कारण उसे दर्द का अनुभव हो रहा था। विकास ठीक तनु के सामने जाकर खड़ा हो गया। तनु बिना डरे विकास को घूर रही थी। विकास ने जब तनु के चेहरे पर डर नहीं देखा तो उसने कहा, वाह, तुम तो बिल्कुल नहीं डर रही हो। तनु ने विकास का मजाक बनाते हुए कहा, तो तुम जैसे कुत्तों से डरता कौन है? विकास तनु की इस बात पर आग बबूला हो गया। उसने तनु को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक गोली चली, जो विकास के हाथ को छूकर निकल गई। सबकी नजरें गोली वाली दिशा की ओर घूम गई। काजू हाथ में गन लिए थी उसने ही विकास पर गोली चलाई थी। गोली लगने के विकास दर्द से छटपटा रहा था। उसने काजू को मारने के लिए अपने आदमियों की ओर इशारा किया, लेकिन काजू ने सबको गन दिखाते हुए कहा, अगर कोई हम सबके सामने आया तो इस बार गोली सीधे सीने में लगेगी। काजू की धमकी पर सब अपनी अपनी जगहों पर रुक गए। अब काजू तनु के पास आई और फिर से वो दोनों ताज के पास आकर खड़ी हो गई। ताज ने काजू से गन ली और दोनों लड़कियों को लेकर वहां से बाहर निकल आया। उसने घर को बाहर से लॉक कर दिया। ताज इधर उधर देखने लगा। तभी काजू ने उसकी ओर चाबी बढ़ाते हुए कहा, ये इस गाड़ी की चाबी है, चलो यहाँ से। ताज ने बिना देरी किए चाबी ली और गाड़ी में बैठ गया। काजू और तनु भी गाड़ी में बैठ गई तो ताज गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी तीनों कुछ दूर ही गए थे कि काजू बोल पड़ी, ताज, हमें बताओ, ये लोग रुचिका आंटी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या दुश्मनी है इन लोगों की उनसे? ताज ने ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए कहा, तुम लोगों से नहीं, हमसे दुश्मनी है इस विकास की। काजू ने, विकास तुम्हारे पीछे नहीं आया था, वो रुचिका आंटी को लेने के लिए आया था। काजू के कहते ही ताज ने धड़ाम से गाड़ी रोक दी और काजू की ओर हैरान भाव से देखने लगा। काजू ने भाव शून्य होकर कहा, हाँ, जैनिल की माँ रुचिका आंटी। ताज ने खुद को संभाल कर कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रुचिका आंटी जैनिल की माँ है? काजू ने ताज और तनु को बताया कि कैसे उन्होंने वहाँ रिवान और रुचिका की फ़ोटो पर हार देखा जिससे रुचिका के साथ वो रह रही थी। वहीं अचानक से उसके सामने मरी हुई कही जा रही थी, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। काजू ने अपनी बात पूरी करके कहा, अब तुम हमें बताओ कि असल में हुआ क्या है, जो ये विकास जैनिल की उसकी माँ से दूर रखना चाह रहा है, और तुम सब उससे कैसे जानते हो? ताज ने गाड़ी स्टार्ट करी और धीरे धीरे चलाने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो काजू ने दूसरी ओर देखकर कहा, हो सकता है आज कुछ बताने से हम रिवान अंकल को भी ला सकें। ताज ने लंबी सांस ली और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसने जैनिल के घर के बाहर गाड़ी रोक दी। काजू ने जब देखा तो ताज से बोली, हम डैड के पास जाना चाहिए था। ताज, मैं वहाँ तुम्हें सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ। तुम बेफिक्र हो, विकास अब नहीं आएगा। सब घर के अंदर आ गए तो काजू ने ताज का फ़ोन लेकर जैनिल को कॉल किया। एक रिंग में ही जैनिल ने फ़ोन पिक कर लिया। सामने से काजू बोली, जैनिल। जैनिल काजू की आवाज़ सुनकर सकते में आ गया। उसने झट से गाड़ी रोकी और फ़ोन को कसकर पकड़ लिया, मानो कि अगर उसने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा और फिर कभी काजू से बात नहीं कर पाएगा। काजू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी जैनिल बोला, काजू, तुम ठीक हो ना? कहाँ हो तुम, बताओ मुझे। काजू जैनिल की बातों में परेशानी और उसे खोने का डर साफ समझ रही थी। उसने जैनिल से कहा, मैं ठीक हूँ और ताज तनु के साथ हूँ, अपने घर पर। काजू ने जैसे ही अपने घर पर कहा, जैनिल ने रिलैक्स होकर कहा, घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी आ रहा हूँ। काजू ने जैनिल को चुप रहने के लिए कहा, फिर बोला, जैनिल, मुझे तुम कुछ बताना है। जैनिल, मैं आ रहा हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। काजू, नहीं, अभी बताना है, ज़रूरी है। जैनिल, अच्छा ठीक है, बताओ। काजू, तुम्हें याद है हमारे घर में एक खाना बनाने वाली आंटी रहती थी जिन्हें मैं बाहर से लेकर आई थी? जैनिल, हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो तुम्हारी माँ है। जैनिल, काजू एक सांस में बोल गई। जैनिल ने अपने फ़ोन को बहुत मजबूती से पकड़ा था, फिर भी उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। काजू ने जैनिल को बताया कि वो जो औरत उसके घर में रहकर उसके लिए खाना बनाती थी वही उसकी माँ है। जैनिल ने सब सुनकर बुत सा बनकर बैठा रहा। मानो और मनु दोनों की नज़रें जैनिल पर ही थी। जैसे ही जैनिल को फ़ोन गिरा, मानो ने उसे उठाकर देखा तो
अभी भी फ़ोन चल रहा था। काजू उधर से बोल रही थी, जैनिल यही सच है, वही तुम्हारी माँ है रुचिका आंटी। मानो ने जब ये सब सुना तो वो खुश होकर बोला, क्या सच में? मतलब हमारी माँ हमारे साथ ही हैं? काजू मानो की आवाज़ सुनकर हैरानी से बोली, मानो जैनिल कहाँ गया? मानो ने जैनिल की ओर देखा तो अभी भी शांति से बैठा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। मानो ने जैनिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो यही है, बस थोड़ा हैरान सा है। वैसे आप ठीक हो ना? मानो ने जैनिल के कंधे पर हाथ रखा तो जैनिल ने झट से उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहा, काजू तुम कहाँ हो इस वक्त? काजू ने फिर हैरान होकर कहा, जैनिल मैंने बताया ना हम तीनों हमारे घर पर हैं। जैनिल काजू अभी के अभी वहाँ से निकलो और राज सर के पास आओ। यहाँ तुम लोग सेफ नहीं हो, विकास किसी भी वक्त आता होगा, यहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तुम यहाँ मत रुको। काजू जैनिल हम लोग ठीक हैं और वो सब यहाँ नहीं आएंगे। और हाँ, रुचिका आंटी मम्मा के पास है और वो सुरक्षित है, तुम टेंशन मत लेना। जैनिल ने आगे कुछ कहना चाहा कि उसका फ़ोन बंद हो गया। जैनिल ने फ़ोन को एक ओर रखा और गाड़ी स्टार्ट करके बोला, हम अभी यहाँ से चल रहे हैं, तुम दोनों को सोना है तो सो जाओ, अब हमारी गाड़ी हमारे घर पर ही रुकेगी। मानो और मनु ने कोई आपत्ति नहीं जताई तो जैनिल ने आगे कहा, ये काजू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? अगर विकास के पास माँ नहीं है तो वो ज़रूर काजू के पीछे जाएगा, क्योंकि वो मुझे किसी भी हालत में खुश नहीं देखना चाहता। काजू ने फ़ोन रखा और ताज तनु के पास जाकर बैठ गई। तीनों एक दूसरे को अनजान नज़रों से देखने लगे। तभी ताज बोला, क्या कहा जैनिल ने? काजू वो कह रहा है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वो आदमी यहाँ आ सकता है। ताज, जैनिल सही कह रहा है, विकास ऐसे चुप नहीं बैठ सकता, वो हमें ढूंढने ज़रूर आएगा। काजू हमने सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लिए हैं, नहीं आएगा वो। तुम मुझे बताओ, सच बताओ, विकास जैनिल के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो उसका भाई है ना, फिर क्यों उसकी खुशी नहीं देख सकता? क्यों वो जैनिल को उसकी माँ से दूर करता है? ताज ने लंबी सांस लेकर कहा, विकास जैनिल का सगा भाई नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को सगा भाई मानते हैं। रुचिका मोमो के साथ बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी, जो कुछ इस तरह थी। राज और मोमो की शादी 2 साल बाद उन्होंने अपना घर बदल लिया और एक नए शहर में आकर रहने लगे थे। इन्हीं दिनों रिवान रुचिका के जैनिल हुआ और राज मोमो के सुधीर ने जन्म लिया। सब अपने अपने बच्चों में इतने व्यस्त हो गए कि दोस्तों की याद ही नहीं आई। कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। राज, मोमो, अभय, कृति, सुधीर, काजू, तनु, मनु में बिजी थे और साथ ही कैलाश जी के स्वर्गवास होने से ज़िंदगी में व्यस्तता बढ़ती चली गई। वहीं रिवान, रुचिका भी अपने काम के साथ साथ जैनिल की परवरिश में लग गए थे। रिवान और रुचिका दोनों ही अनाथ थे, इसीलिए अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहते थे। साथ ही एक अनाथ आश्रम भी खोलना चाह रहे थे। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें एक 2 साल का बच्चा फुटपाथ पर रोता हुआ मिला। रिवान, रुचिका ने उसके माता पिता के बारे में पता करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनका कोई पता नहीं मिला। तभी रुचिका ने उसका नाम विकास रखा और जैनिल के साथ साथ उसे पालने लगी। वो दोनों को बराबर प्यार करती थी, उनकी देखभाल करती थी, सब कुछ सही चल रहा था। रुचिका और रिवान ने अनाथ आश्रम के लिए पैसे जुटा लिए थे। वो कुछ दिनों में काम शुरू करने वाले थे कि एक दिन उनके घर पर कुछ लोग आए। उस वक्त रुचिका जैनिल और विकास को खाना खिला रही थी और रिवान अपने काम में व्यस्त था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो रिवान ने दरवाज़ा खोला। एक आदमी ने झुककर उसको नमस्ते किया तो रिवान ने भी बदले में नमस्ते किया। रिवान अब उससे कुछ पूछताछ करता तभी एक आदमी आगे आया और झट से रिवान को गले लगाकर बोला, मेरा भाई कैसा है तू? रिवान के माथे पर शिकन आया देख आदमी बोला, मैं जानता हूँ तू नहीं पहचानता, लेकिन मैं पहचान गया हूँ कि तू मेरा छोटू है। रिवान अपना नाम सुनकर और ज़्यादा हैरान रह गया। रुचिका भी वहाँ आ गई तो आदमी बोला, मैं राघवेंद्र सिंह भाटी हूँ और तू मेरा भाई रिवान सिंह भाटी है। मैंने सब कुछ पता किया, तू ही मेरा भाई है। रिवान और रुचिका ने एक दूसरे की ओर देखा तो राघवेंद्र ने कुछ सबूत भी दिखाए, जिससे रिवान को विश्वास हो गया कि वो उसका भाई है। बचपन में अपने परिवार से बिछड़ जाने से रिवान खो गया था और एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था। रिवान रुचिका को लेकर जैसलमेर की हवेली में चला गया, जहां रुचिका को निशा मिली, जो राघवेंद्र सिंह की पत्नी और उसकी जेठानी थी। निशा और रुचिका ने जब एक दूसरे को देखा तो देखती ही रह गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए। निशा ने रुचिका को देखकर कहा, आप यहाँ? मेरा मतलब आप मेरी देवरानी हो। रुचिका कुछ नहीं बोली तो राघवेंद्र बोला, हाँ यही आपकी देवरानी है। निशा
रुचिका को अपने साथ ले आई तो रुचिका ने निशा से कहा, निशा तुम यहाँ, तुम तो बनारस में थी ना। ये वही निशा थी जिसे राज से प्यार था, और जब उसे पता चला कि राज और मोमो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो वहाँ से चली गई थी। ये वही निशा थी जिसने राज को रिहान के बनारस से बाहर जाने की खबर दी थी। इसीलिए रुचिका अचानक से निशा के सामने आ जाने से चौंक गई थी। लेकिन निशा शायद पहले से ये सब जानती थी, क्योंकि उसने रघुवेंद्र के साथ मिलकर रिवान और रुचिका का पता लगाया था। रुचिका अब यहाँ रहने लगी थी और साथ ही अपने अनाथ आश्रम खोलने के सपने को साकार करने लगी। इसमें सबने उसका साथ दिया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से बहुत सारे बच्चे जो अनाथ थे अब वो यहाँ रहने लगे थे। इसी बीच निशा की बेटी खो गई थी जो लगभग 3 साल की थी। सबने उसे ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिली। निशा की बेटी का नाम रूप रखा गया था क्योंकि वो बहुत ही प्यारी थी और शायद रूप की वजह से ही रूप को कोई ले गया था या ले गई थी। रुचिका जब ये सब मोमो को बता रही थी तभी मोमो के जहन में रूप का चेहरा घूम गया। मोमो ने रुचिका को देखकर मुस्कुराकर कहा, शायद अब हमारी रूप भी हमें मिल चुकी है। रुचिका ने मोमो को देखा तो मोमो आगे बोली, एक रूप हमारे पास है और वो बिल्कुल निशा की परछाई है। मैं तो देखते ही पहचान गई थी लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वो रूप निशा की बेटी है। रुचिका भी हल्की सी मुस्कुरा दी तो मोमो बोली, तू रुक, मैं रूप को लेकर आती हूँ। रुचिका ने मोमो को रोकते हुए कहा, नहीं, अगर वो रूप वही है तो हमारे पास ही तो है, मिल लूँगी मैं उससे, लेकिन उससे पहले तू पूरी बात सुन। मोमो ने रुचिका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हाँ बता, आगे क्या हुआ। जैनिल, विकास, मानव और ताज सब समान थे। तभी एक दिन रुचिका मोमो से मिलने के लिए रिवान के साथ चल पड़ी थी। जैनिल अब बड़ा हो चुका था और वो सब काम संभाल सकता था। वहीं मानव और ताज भी उसके साथ सब संभालते थे। रुचिका और रिवान अब फ्री हो गए थे और एक बार फिर से अपने दोस्तों की ओर बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। विकास ने उनकी मौत की खबर फैलाई थी लेकिन असल में वो दोनों जीवित थे। विकास उन्हें लेकर जैसलमेर से दूर चला गया था और सब यहाँ उनको मरा हुआ मारने लगे थे। जैनिल भी ये मान चुका था कि अब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए उसने अपनी आगे की पढ़ाई की और आर्मी के लिए तैयारी करने लगा। तभी उसे विकास मिला और विकास से पता चला कि उसके माता पिता जीवित हैं। जैनिल ने विकास से जानने की कोशिश करी लेकिन विकास तो जैनिल को तड़पने हुए देखना चाहता था। इसी बीच काजू से जैनिल की मुलाकात हुई और काजू उससे प्यार करने लगी और जैनिल भी उससे प्यार करने लगा। विकास ने जैनिल के साथ साथ ताज से बदला लेना चाहा, इसीलिए उसने ताज की बहन तन्वी, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो मां बनने वाली थी, विकास ने तन्वी के पति को गायब करवा दिया और तन्वी को किडनैप करके एक बंद कमरे में छोड़ दिया। प्रेग्नेंट अवस्था में काफ़ी दिनों तक भूखी रहने से तन्वी का बच्चा पेट में ही मर गया। जैनिल और ताज ने तन्वी को ढूंढ तो लिया था लेकिन वो उसके बच्चे को बचा नहीं पाए और तन्वी सदमा लगने से पागल सी हो गई थी। जैनिल आज भी विकास को अपना भाई मानता है, इसीलिए वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अब जैनिल विकास को नहीं छोड़ेगा। मोमो बुत बनकर रुचिका को देख रही थी और रुचिका एकटक जमीन को घूर रही थी। वहीं काजू का दिमाग सुन्न हो चुका था और तनु की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तनु ने ताज को गुस्से से कहा, और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, क्या सोच कर बैठे हो? कब तक चुप बैठोगे तुम लोग? ताज, जब तक रुचिका आंटी हमें विकास को मारने के लिए नहीं कहेंगी हम कुछ नहीं कर सकते। काजू ने हैरानी से ताज को देखा तो ताज ने पलक झपकाकर कहा, रुचिका आंटी ने हमें विकास को मारने के लिए मना किया है। उन्होंने अपनी कसम दी है और हम अपनी माँ की कसम को नहीं तोड़ सकते। हमें मरना मंजूर है लेकिन अपनी माँ की कसम को तोड़ नहीं पाएंगे। हमें अपनी माँ से मोहब्बत है जिसने हम सबको एक नई ज़िंदगी दी है। अब कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर की शांति के बाद काजू बोली, इसका मतलब रिवान अंकल अभी ज़िंदा हैं और वो विकास के पास हैं। ताज ने हामी भरी तो काजू उठी और बोली, तो चलो फिर हम आज ही रिवान अंकल को लेकर आएंगे। ताज ने काजू को रोकते हुए कहा, तो पागल हो गई है क्या? अभी इतनी मुश्किल से तो बचकर आए हैं। काजू, लेकिन हम ऐसे शांति से कैसे बैठे रह सकते हैं? न जाने वो पागल इंसान उनके साथ कैसे पेश आता होगा। ताज, वो उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखता उनके लिए। बस वो ये नहीं चाहता कि उसके माता पिता उसके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी। काजू अब एक जगह रुक गई, फिर वहाँ से जाते हुए बोली, तुम लोग कुछ खाओगे? तनु इस वक्त
तुझे खाने की सूझ रही है? काजू: हाँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है और ऐसे वक्त में किसी को तो खाने के लिए कहना ही पड़ेगा ना। काजू किचन में आई और मैगी बनाने लगी। कुछ देर के बाद वो तीनों के लिए मैगी लेकर गई और सबने मैगी खाई। मैगी खाकर तीनों वहाँ सो गए। अगली सुबह तक जैनिल यहाँ पहुँच गया था। उसने घर के सब दरवाजे खुले देखे तो वो चौंक गया। जैनिल का दिल बैठा जा रहा था क्योंकि उसे लगा था कि काजू राज के यहाँ जाएगी तब घर बंद करके जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब खुला था। जैनिल अंदर गया तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो फिर से बाहर आ गया। ताज, तनु और काजू की जब आंखें खुली तो उनके सामने एक बार फिर से विकास बैठा दिखाई दिया। विकास तीनों को घूर रहा था, लेकिन तीनों पर ही उसके घूरने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। काजू ने विकास की आंखों में आंखें डालकर कहा, रिवान अंकल कहाँ हैं? विकास ने एक भूं उचकाकर कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि ये सब क्यों हो रहा है? काजू ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम एक साइको हो और साइको इंसान कुछ भी कर सकता है। विकास एक बार फिर काजू को घूरने लगा। काजू ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता है जिस माँ बाप को तुम अपने माँ बाप कह रहे हो वो असल में तुम्हारे कुछ है ही नहीं। विकास, क्या मतलब? काजू, ओह, अब तुम इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं कि मेरी बात समझ नहीं पाए हो। फिर भी नहीं समझ आया तो मैं समझा देती हूँ। तुम जैनिल के सगे भाई नहीं हो। तुम रिवान और रुचिका आंटी के बेटे नहीं हो। विकास अपनी जगह से उठा और काजू की ओर बढ़कर बोला, ए लड़की, ज़बान संभाल कर बात कर, ये सच नहीं है। काजू ने एक भूं उचकाकर कहा, अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम रिवान अंकल को बुलाओ और उनसे पता करो कि तुम उनके बेटे हो या नहीं। विकास तिलमिला उठा। उसने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वो आदमी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद रिवान आदमी के पीछे पीछे आ रहा था। काजू और ताज रिवान को पहचान चुके थे। वही रिवान सबको हैरानी से देखते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी विकास उठकर रिवान के पास आया और बोला, देखो ना पापा, ये लड़की कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो। बताओ इसे कि मैं आपका ही बेटा हूँ। विकास पागलों की तरह बोल रहा था। रिवान ने काजू को देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। विकास बार बार रिवान से पूछ रहा था, जिसे रिवान ने झुंझुला कर कहा, हाँ, नहीं है तू हमारा बेटा। हमारा असली बेटा सिर्फ जैनिल है, तू नहीं है। तू हमें सड़क पर घूमता हुआ मिला था। उस वक्त नहीं पता था कि जिसे आज हम सहारा दे रहे हैं, एक दिन वो ही हमें हमारे बेटे से दूर कर देगा। विकास अब और ज़्यादा पागल हो चुका था। वो एक जगह टिक कर बैठ गया। सुधीर घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठने लगा। तभी रूप जल्दी से उसके पास आई और बोली, सुधीर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? सुधीर हैरानी से रूप को देखने लगी तो रूप आगे बोली, आप तनु को लेने जा रहे हैं ना? सुधीर ने कुछ बोले बिना सिर हिला दिया तो रूप आगे कुछ ना बोलकर गाड़ी में बैठ गई और बोली, चलिए फिर। सुधीर ने निराश रूप से कहा, रूप प्लीज़ आप यहीं रहिए। रूप अपनी जगह पर जमी हुई बोली, नहीं, मैं तनु की दोस्त हूँ और अब तो भाभी भी हूँ। मैं अपनी ननद को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? सुधीर अब आंखों को फाड़कर रूप को देखने लगा तो रूप ने पलक झपकाकर हामी भरी। सुधीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। सुधीर ने बिना कुछ कहे ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। रूप ने सुधीर को देखकर मन ही मन कहा, मुझे आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। मैंने आपके साथ साथ पूरे परिवार का दिल दुखाया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी परेशानियों की वजह से किसी का दिल कैसे दुखा सकती हूँ? रूप अब भी सुधीर को देख रही थी। तभी सुधीर की नज़र उस पर पड़ी तो रूप ने झट से अपनी नज़र हटा ली और बाहर देखने लगी। रात के लंबे सफ़र के बाद जैनिल घर पहुंचा, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। जैनिल समझ गया कि एक बार फिर वो विकास से हार चुका है। जैनिल ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। तभी मानो बोल पड़ा, किसको फ़ोन कर रहा है? जैनिल ने फ़ोन को कान में लगा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं जब तक सामने से किसी ने फ़ोन पिक नहीं कर लिया। जैनिल चुप रहा। कुछ ही पल में सामने से फ़ोन पिक होते हुए आवाज़ आई, हाँ जैनिल, मेरी याद कैसे आई तुझे? जैनिल, विकास सामने से कहा, हाँ, अभी लोकेशन भेजता हूँ। जैनिल ने आगे कुछ कहा और सुने बिना ही फ़ोन पॉकेट में रखा और वापस गाड़ी में बैठ गया। मानो और मनु भी फिर से गाड़ी में बैठ गए। जैनिल ने गाड़ी स्टार्ट करी और वापस घुमा दी। विकास को जब पता चला कि रिवान और रुचिका उसके माता पिता नहीं हैं, वो पागल सा हो गया। उसने रिवान पर गन तान कर कहा, अब जब तुम मेरे पिता हो ही नहीं तो फिर तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मरो अब तुम।
विकास की हरकत पर सब आंखों को फाड़कर उसे देखने लगे। तभी काजू बोली, वाह, अब जब माता पिता नहीं हैं तो तुम उन्हें मारोगे? काजू ने विकास को घूर कर देखते हुए कहा, यू नो वाट, यू आर साइको। विकास ने अब रिवान पर से गन हटाकर काजू की ओर करते हुए कहा, तू कुछ ज़्यादा चप्पर चप्पर नहीं कर रही है हो? सबसे पहले तो तू मर। रिवान ने विकास के हाथ से गन छीन ली। विकास को आभास तक नहीं था कि रिवान ऐसा कुछ कर सकता था, इसीलिए वो लापरवाह सा खड़ा था। लेकिन रिवान ने उसी की बंदूक उस पर करके कहा, सही तो कह रही है, तुझे जैसा प्राणी इंसान हो ही नहीं सकता। अरे जानवर भी नहीं है होते ऐसे तो, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तूने उन्हीं को दर्द दिया। विकास ने अपने आदमियों को देखकर इशारा किया तो बाकी आदमियों ने भी सभी पर बंदूक तान दी। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, बस बहुत हुआ, सब अपने अपने खिलौने नीचे कर लो। सबकी नज़र दरवाजे पर गई तो सुधीर और रूप दोनों खड़े थे। उनके पीछे से पुलिस घर के अंदर आ रही थी। पुलिस वालों ने सभी को घेर लिया था, जिससे विकास के आदमियों ने अपनी अपनी गन नीचे कर ली। सुधीर विकास के पास आया और उसे एक घूंसा मारते हुए बोला, अब तेरा खेल ख़त्म। सुधीर ने पुलिस वालों की ओर देखकर कहा, ले जाओ इन सबको और इनकी ऐसी खातिर करना कि ये कभी भी ना भूल पाएं। पुलिस सबको ले जाने लगी। तभी जैनिल मानो के साथ साथ राज, मोमो, रुचिका भी वहां आ पहुंचे। जैनिल दौड़कर काजू के पास पहुंच गया और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम ठीक हो? काजू ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, मैं ही नहीं, अब सब ठीक है। जैनिल ने रिवान और रुचिका को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे लगा था कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। रुचिका ने जैनिल को गले लगाया, फिर काजू को गले लगाकर बोली, तुम बहुत बहादुर हो बेटा। काजू ने एक भूं उचकाकर कहा, आखिर बेटी किसकी हूँ? मोमो ने काजू के सिर पर चपत लगाकर कहा, तू कुछ ज़्यादा बहादुर नहीं हो गई है? अपनी जान की परवाह ही नहीं थी तुझे? काजू ने जैनिल की ओर प्यार भरी नज़रों से देखकर कहा, जब प्यार होता है तब क्या मरना क्या जीना। मुझे तो बस जैनिल के मकसद को पूरा करना था, जो आज पूरा हो गया। सब हैरानी से काजू के चेहरे की ओर देखने लगे तो काजू ने सबको एक नज़र देखकर कहा, अरे भाई, मेरे पति की आंखों में जो दर्द देखा था मैंने पहली मुलाकात में, उसको ख़त्म करना ही मेरा मकसद था, जो आज पूरा हुआ। काजू ने लंबी सांस लेकर कहा, फाइनली आज लग रहा है कि जैनिल की नीली आंखों में ना कोई दर्द है, ना कोई बेचैनी, ना कोई गुस्सा है, तो सिर्फ सुकून। और यही तो देखना चाहती थी मैं। अब अगर मौत भी आ जाए तो भी कोई गम नहीं। काजू ने जैनिल की ओर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जैनिल की ओर बढ़ गई और जैनिल को धक्का दे दिया, जिससे जैनिल गिर गया और एक बंदूक से गोली चलने की आवाज़ आई, जो सीधी काजू के दिल के पास जा लगी। गोली लगने के साथ ही काजू की बॉडी से खून की धारा बह निकली। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सबने गोली चलने की दिशा में देखा, जहां विकास गन लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी कुछ पुलिस वाले आए और विकास के हाथ से गन लेकर जाने लगे तो विकास चिल्लाकर बोला, जैनिल, जाते जाते तुझे फिर से एक दर्द देकर जा रहा हूँ। भले ही ये मेरी माँ बाप नहीं थे, लेकिन मैंने इन्हें हमेशा अपने माँ बाप माना था, और तुझे तो मैं ना कल खुश देख सकता था और ना आज देख सकता हूँ। विकास चला गया। सब काजू के आसपास खड़े हो गए। जैनिल ने काजू को गोद में उठाया और हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। काजू की आंखें बंद हो चुकी थी। वो कोई हरकत नहीं कर रही थी, जिससे सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। राज, मोमो दोनों बोलने की हालत में नहीं थे। तनु मनु के आंसू नहीं रुक रहे थे और रुचिका एक अजीब सी खामोशी में चली गई थी। सबको ये एक बहुत बुरा सपना लग रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। हॉस्पिटल में सब एक दूसरे को ढनास बांधते हुए इधर उधर घूम रहे थे। वहीं जैनिल की नज़रें ओपीडी की दरवाजे पर थी कि कब डॉक्टर बाहर आए और उसे बताए कि काजू ठीक है। तभी दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर के आते ही सब डॉक्टर के करीब पहुंच गए तो डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी, गोली ठीक उनके हार्ट को टच करके गई है, जिससे हम उन्हें नहीं बचा सकते। वो कुछ देर तक ही रह सकती हैं। सबके दिलों की धड़कन मानो रुक सी गई हो। जो आंसू उन्हें काजू के ठीक होने की थी, आस उन्हें काजू के ठीक होने की थी, वो टूटती चली गई। जैनिल ने डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो ऐसे नहीं जा सकती, उसे जीना है अभी मेरे साथ। तुम उसे ठीक करो। डॉक्टर तो भगवान होता है ना, प्लीज़ मेरी काजू को ठीक कर दो। डॉक्टर, जैनिल
डॉक्टर जेनिल डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हुआ ओपीडी की ओर देखता है, जहां उसे काजू दिखाई दी। काजू हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला रही थी, जिससे जेनिल डॉक्टर को छोड़कर झट से काजू के पास पहुंच गया। जेनिल ने काजू का हाथ अपने हाथों में लिया तो काजू ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, मेजर साहब, किसी के सामने गिड़गिड़ाना कब से सीख लिया। जेनिल ने भी उसी धीमी आवाज़ में कहा, तुम बात मत करो, वरना तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। काजू, तुम ठीक हो जाओगी, मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। काजू ने दर्द में मुस्कुराकर कहा, मेरा मकसद तो पूरा हो गया मेजर साहब। मैंने आपसे प्यार किया था और आपकी सब परेशानियों को दूर करने के लिए ही मैं ज़िंदा थी। अब काजू ने लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दिया तो जेनिल ने उठकर काजू को अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहा, नहीं काजू, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ काजू। जेनिल के सीने से लगी हुई बोली, अभी मरी नहीं हूँ। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं कैसे मर सकती हूँ। जेनिल ने कसकर काजू को पकड़ा था, लेकिन अब उसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और काजू के चेहरे को अपने सामने कर बोला, कौन सा सवाल, बोलो ना। काजू कुछ बोलने को हुई तो जेनिल तपाक से बोला, नहीं मत बोलो, मैं तुम्हारी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। काजू हल्की सी मुस्कुराकर बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं बिना जवाब लिए ही मर जाऊं? जेनिल ने उदास आंखों से कहा, अगर मैंने जवाब दे दिया तो मैं मर जाऊंगी, यही ना। काजू ने जेनिल की बात को पूरी करते हुए कहा। जेनिल कुछ नहीं बोला तो काजू बोली, हमारे घर में जो रूम था जहाँ सिर्फ तुम जाते थे, उसमें ऐसा क्या था जो किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी? काजू की सवाल पूरा होते ही तनु बोली, पागल लड़की, अभी तक तुझे मजाक सूझ रहा है। काजू ने फिर से लंबी सांस ली तो जेनिल बोला, कुछ नहीं था उसमें। वो रूम मुझे मेरा बचपन याद दिलाता था। उसमें माँ पापा की फ़ोटो और कुछ खिलौने थे। जेनिल ने काजू को देखा तो वो जेनिल को ही देख रही थी। करीब 1 मिनट तक जब काजू ने पलक नहीं झपकाई तो जेनिल बोला, अब तो तसल्ली हो गई होगी ना तुम्हें? काजू ने कोई हरकत नहीं करी तो डॉक्टर ने कहा, सी इज़ नो मोर। सबकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वहीं जेनिल अपनी जगह पर जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि काजू अब उसके साथ नहीं है। जेनिल की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा। काजू के बिना उसकी ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी ही नहीं रहेगी। जेनिल ने काजू की ओर देखा जो अब भी उसे ही देख रही थी। तभी किसी ने काजू की आंखों पर हाथ रखकर उसकी आंखों को बंद कर दिया। जैसे ही काजू की आंखें बंद हुई, जेनिल के दिल में एक असहनीय दर्द उठा। उसने लंबी सांस ली और वहीं गिर पड़ा। एक बार सब सकते में आ गए। डॉक्टर ने जेनिल को चेक करके कहा, ओ माय गॉड, ये तो क्या डॉक्टर? मानो ने हैरानी से कहा, ये तो मर चुके हैं। डॉक्टर ने अचरज से कहा। डॉक्टर के कहते ही रुचिका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मोमो पहले से ही बेहोशी की हालत में थी, अब रुचिका भी वैसी ही हो गई थी। काजू और जेनिल दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। साथ जी ना सके तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी प्रेम कहानी है जो पूरी होकर भी ना पूरी हुई। काजू और जेनिल का प्यार इतना सच्चा था कि दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से एक नई स्टोरी के साथ। आई होप जो नई स्टोरी होगी वो भी आप सभी को पसंद आएगी और उतना ही प्यार उस स्टोरी को भी देंगे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और नई वीडियो जल्दी ही आपके साथ साझा करूँगी दोस्तों।